स्टार्ट। बताइएगा, महमूद गजनवी के साथ जो है कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? अलबर्नी। और अलबर्नी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद। और रेहला की बात करेंगे, वो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया पुस्तक था रेहला। जो इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, एमबीटी के दरबार में आया था। और कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। और इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, यानी काजी का क्या होता था? न्यायाधीश हो जाता है। ठीक है। किताब उल यामनी के लेखक कौन है? जैसे कि सुन लीजिए, किताब उल हिंद का बताया अभी जस्ट अलवर्नी, जो किसके साथ आया था भारत? तो महमूद गजनवी के साथ आया था। और यहाँ का जो है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार जो था वो कौन था? वो उतवी था। और उतवी के द्वारा ही लिखा गया था पुस्तक किताब उल यामनी के लेखक उतवी हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हजार राम मंदिर जो है विजयनगर शासन के काल में बना था, किसके द्वारा, किसके शासन काल में बना था? तो कृष्णदेव राय के शासन काल में बना था। हजारा राम मंदिर था और एक विट्ठल स्वामी मंदिर था। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा ही करवाया गया था। और कृष्णदेव राय के द्वारा जो दो पुस्तक लिखा गया था, एक अमुक्त मल्याद जो किस भाषा में था? तेलुगु भाषा में अमुक्त मल्याद था। और जाम्बती कल्याणम किस भाषा में था? संस्कृत भाषा में जाम्बती कल्याणम था। और कृष्णदेव राय जो था ये किस वंश से संबंधित था? तो तुलुब वंश से संबंधित था। अब विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य में कुल कितना वंश? 4। हाँ, 4 में जैसे पूछा जाता है सभी का क्रम क्या हो गया, यानी पहले कौन आया बाद में कौन आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संगम, सालूब, तुलुब, अराबीडू, एकदम लय में याद रखिएगा। संगम, सालूब, तुलुब, अराबीडू। ठीक है। तो संगम पहले दोनों 100 आ जाता है, बड़ी कन्फ्यूजन होता है, सालूब तुलुब में कन्फ्यूजन हो जाता है, पहले सालूब की पहले तुलुब। तो ध्यान रखिएगा, पहले 100 से संगम होता है, फिर 100 से सालूब हो जाएगा, फिर तुलुब, तब अराबीडू। ठीक है। इसमें ये पूछा जाता है कि और ये जो कृष्णदेव राय थे ये किस वंश का प्रतापी शासक था? संगम तुलुब वंश का प्रतापी शासक था। कृष्णदेव राय जो था वो तुलुब वंश का प्रतापी शासक था। अब बताइएगा संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का थे। हरिहर बुक्का थे। ठीक है। और इसके बाद संगम के बाद आया सालूब। सालूब वंश के संस्थापक कौन हुए? सालूब वंश के संस्थापक सालूब नरसिंह हुए। और तुलुब वंश के संस्थापक वीर नरसिंह हुए। ठीक है। सालूब वंश के संस्थापक सालूब नरसिंह ही याद रखिए, ऐसे है नरसिंह दोनों में आता है, लेकिन सालूब वंश में ध्यान रखिएगा सालूब नरसिंह। और तुलुब वंश के संस्थापक वीर नरसिंह। जैसे तुलुब बोलते हैं, तुलुब में व से इंड करता है, फिर व से ही स्टार्ट कर देना। तुलुब के संस्थापक कौन हो जाएंगे? वीर नरसिंह, यानी व से फिर वीर नरसिंह हो जाएगा ना। एकदम बड़ी कन्फ्यूजन होता है सालूब तुलुब में, संस्थापक में भी, और पहले कौन वंश था इसमें भी। अगला फिर बचता है अराबीडू वंश के संस्थापक तिरुमल हो जाएगा। अराबीडू वंश के संस्थापक तिरुमल। और अराबीडू वंश का राजधानी कहाँ था? तो पेनुकोंडा था। और ये पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य का मुद्रा कौन सा था? हून था। देखिए, विजयनगर साम्राज्य का मुद्रा की बात करें पैगोडा हो जाएगा, और बहमनी साम्राज्य का मुद्रा हून हो जाएगा। विजयनगर का पैगोडा, बहमनी का हून हो जाएगा। इसमें भी कंफ्यूजन होता है। विजयनगर साम्राज्य का पैगोडा जैसे बोले, बहमनी में देखिए बहमनी बोलते हैं ना, हो आता है, हो मतलब हून कर लीजिएगा। ये दोनों की मुद्रा में भी कंफ्यूजन होता है कि विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा क्या होगा। तो विजयनगर का बोले हैं तो पैगोडा हो जाएगा, अब बहमनी साम्राज्य का आ जाएगा तो हून हो जाएगा। ठीक है। एक क्लियर रहेगा, दूसरा अपने आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हिजरी संवत जो है कब प्रारंभ हुआ था? 622 में प्रारंभ हुआ था, 622 में। और अकबर के द्वारा जो है कौन सा संवत स्टार्ट किया गया था? इलाही संवत स्टार्ट किया गया था। अकबर के द्वारा इलाही संवत स्टार्ट किया गया था। और इलाही संवत को अकबर के द्वारा कब स्टार्ट किया गया था? 1583 में इलाही संवत है। और दीन इलाही धर्म का स्थापना 1582 में किया गया था अकबर के द्वारा। और इसके साथ साथ आगे फिर क्या होता है कि हिजरी संवत के जगह, सॉरी, इलाही संवत के जगह पर जो है फिर से हिजरी संवत को किस शासक के द्वारा शुरू कर दिया जाता है? मेरी बात पे गौर करिएगा, बहुत क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर का है कि जैसे कि इलाही संवत अकबर के द्वारा 1583 में लागू किया गया, और फिर से क्या करता है, इलाही संवत के जगह पर हिजरी संवत को, जो पैगंबर मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना यात्रा के उपलक्ष्य में जो स्टार्ट किया गया था, जो 622 में स्टार्ट किया गया था, उसी हिजरी संवत को फिर से चलाया जाता है किस मुगल शासक के द्वारा? तो शाहजहां के द्वारा जो है, शाहजहां के द्वारा जो है क्या था, हम क्या बोले, फिर से हिजरी संवत यानी इलाही संवत के जगह पे हिजरी संवत को ला दिया। कौन? तो शाहजहां। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वप्रथम किस उपनिषद में जो है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का
वर्णन हुआ है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन, अभी तो हम चारों आश्रम के बारे में जाने हैं, सीधे क्वेश्चन एग्जाम में रहता है कि किस उपनिषद में जो है चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो जवालोक उपनिषद में मिलता है, जिसमें कौन कौन सा जो है जो मतलब गृहस्थ यानी बताया गया है, जीव आश्रम के बारे में बताया गया है। तो पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ और तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास हो जाता है, जिसको ब्रह्मचर्य का कहते हैं। यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ, ये चारों उपनिषद जो है किस में मिलता है जानकारी? जवालोपनिषद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है संगम काल के किस साहित्य से जो है संगमकालीन चित्रकला के विकास के बारे में जानकारी मिलता है? संगम काल के किस साहित्य से जो है संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलता है? तो मणि मैखले है, पुस्तक का नाम है मणि मैखले। मणि मैखले से जो है संगमकालीन जो है चित्रकला के बारे में जो है जानकारी मिलता है। संगम काल के बाद जो दक्षिण भारत में 3 राज्य का जो उदय होता है, वो 3 राज्य कौन कौन सा है? चोल, चेर और पांड्य। सभी लोग पढ़े होंगे चोल, चेर और पांड्य। इसे पूछा जाता है जैसे कि चोल जो है उसी में चोल का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो चोल का प्रतीक चिन्ह बाघ होता है। और फिर चोल के बाद होता है चेर। चेर का प्रतीक चिन्ह होता है तीर या धनुष बोलते हैं, तीर धनुष चेर का हो जाएगा। और बचा क्या? पांडे, और पांडे का मछली होता है। ये तीनों का प्रतीक चिन्ह ध्यान रखिएगा, चोर, चेल, पांडे क्या हो जाएगा? बाघ, धनुष और मछली। अगला क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फुले के द्वारा। ये याद रहेगा चोर, चेल, पांडे तीनों का प्रतीक चिन्ह? नहीं रहेगा, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए इसको पॉइंट से कि कैसे याद रखना है। जैसे हम चोल बोलते हैं ना, तो एक वर्ड समझ लीजिएगा, इसको छोड़ के चलिएगा। अगला आता है चेर और फिर होता है पांडे। तो पांडे को आप ये समझ सकते हैं, पांडव तो समझ सकते हैं ना, 5 भाई, और सभी जो है धनुष चलाने में एक्सपर्ट थे, यानी तीर धनुष चलाने में। और इससे क्या है तो, और मछली के आंख में मारने की बात, तो मछली ध्यान रहेगा किससे? कि पांडे से मछली हो जाएगा। और उससे पहले क्या था? चेर, और चेर का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा तीर हो जाएगा, तीर हो जाएगा। पांडे तो आराम से कन्फर्म रहिएगा ना कि मछली होगा। चेर का क्या हो जाएगा? तीर धनुष हो जाएगा। एक बचा चोल, तो चोल जो है चोल का प्रतीक चिन्ह बाघ होता है। अगला बताइए 1922 में जो गांधी जी कौन सा आंदोलन वापस ले लिए थे? असहयोग आंदोलन किसके विरोध वापस लिए थे? ये चौरी चौरा घटनाकांड। और चौरी चौरा घटनाकांड हुआ कब था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और जो है वापस कब लिए थे? 12 फरवरी 1922 को जो है महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। यानी सीधा सीधा समझना है 1 सप्ताह, 5 से 12, कहीं कहीं पे 11 फरवरी भी लिखा हुआ रहता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डेट में उतना क्लोज नहीं रहेगा। तो 11 और 12 जो रहे दोनों आंसर हो सकता है। तो 5 फरवरी को जो है चौरी चौरा घटनाकांड हुआ, 1 सप्ताह बाद यानी 12 फरवरी या 11 फरवरी जो 1922 को वापस ले लिए। ये असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था ये बताइएगा? 1920। डेट की यदि बात करें तो 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और उसी दिन किनकी मृत्यु हो गई थी? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 को। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ये जो है किसके कार्यकाल में हुआ था? कौन से वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था। बताइए लॉर्ड डफरिन, ये जो है कांग्रेस जो है ये किसके मन का उपज था? लॉर्ड डफरिन के मन का उपज था कांग्रेस। और इसके साथ साथ कांग्रेस के बारे में ये जो कांग्रेस के ये डफरिन के द्वारा जो है कांग्रेस के बारे में क्या कहा गया था? तो कांग्रेस जो है ये अल्पमत का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, यानी बहुत कम लोगों का जो है ये प्रतिनिधित्व करता है। अलग सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर जो है किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस जो है राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। बापू कहकर किसने संबोधित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही कहा गया था। अगला क्वेश्चन फिर है कि बापू किसके द्वारा कहा गया था? नहीं, गलत है। महात्मा की उपाधि जो है आर एन टैगोर के द्वारा दिया गया था। और हाँ, और बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू सही आंसर होगा, ठीक है। महात्मा गांधी को बापू, जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता की बात करेंगे राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो महात्मा की उपाधि दिया गया था, महात्मा की उपाधि, ठीक है। और जो है
गुरु जी की उपाधि जो है किसे दिया गया है? हम गुरु जी बोले हैं, ठीक है। तो गुरु जी अलग है, ये MS गोलवलकर है, MS गोलवलकर को गुरु जी की उपाधि दिया गया है, और गुरुदेव की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। इसमें कन्फ्यूजन होता है गुरु जी और गुरुदेव में। तो गुरु जी हो जाएगा तो MS गोलवलकर हो जाएंगे, और गुरुदेव होंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे, RN टैगोर। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत का विभाजन जो है किस प्लान के द्वारा हुआ था, यानी किसके प्लान? तो माउंटबेटन प्लान के द्वारा हुआ था, ठीक है, माउंटबेटन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन बताइए, जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो दोषी जनरल डायर की हत्या जो है किसके द्वारा किया गया था? तो सरदार उधम सिंह के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1940 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नौसेना विद्रोह जो है कब हुआ था? 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ था। और नौसेना विद्रोह जो है किसके किसके, इसके नेता, प्रमुख नेता कौन थे? गलत है, MS खान और मदन सिंह हो जाएंगे। MS खान और मदन सिंह जो है नौसेना विद्रोह के नेता थे, जो कि 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला भारतीय प्रथम जो है पहला भारतीय कौन था या थी? तो प्रथम भारतीय की बात किया जाएगा, मैडम भिखाजी, रुस्तम भिखाजी कामा जो है, जो 1907 में कहाँ में फहराई थी? स्टुटगार्ट में। जो कहाँ पड़ता है स्टुटगार्ट? जर्मनी में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किस क्षेत्र से, किससे? तो 12वीं अनुसूची का संबंध की यदि बात करेंगे तो नगर पालिका, नगर निगम हो जाएगा। और 12वीं अनुसूची को जो है संविधान में जो है क्यावा संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। और इसके साथ साथ ही इसमें कुल कितना विषय है? तो 12वीं अनुसूची में 18 विषय, 11वीं अनुसूची में कितना विषय है? 29 विषय है। और इसे कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि भारत संघ को जो है एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान का अनुसूचियों में से जो है किस अनुसूची में अवश्य संशोधन करना ही पड़ेगा? तो प्रथम अनुसूची में जो है उसे संशोधन करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रथम अनुसूची में जो है भारत के संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का जो है वर्णन मिलता है, तो उसमें करना ही पड़ेगा। और ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज करके ऑप्शन में दूसरा और तीसरा भी रहता है, वो अनुच्छेद को लेके जो है ठीक कर लेते। हम बता रहे हैं ना, दूसरा अनुच्छेद और तीसरा अनुच्छेद कि राज्यों की स्थापना से संबंधित है, ठीक है, या उसके सीमाओं परिवर्तन से है। जब हाँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान सीधा देख रहे हैं कि सीधे जो है कि अगर किसी मतलब जो है कोई राज्य का सृजन हो रहा है तो क्या मैं अनुसूची है, वो अनुसूची नहीं दिखता है, फटाक से अनुच्छेद में टिक कर लेते हैं, दूसरा तो सही हो गया। लेकिन वो गौर से थोड़ा देखना है कि अनुसूची पहला होगा, अनुच्छेद यदि रहेगा, किसी नए राज्य का सृजन होगा तो अनुच्छेद 2 हो जाएगा, और किसी राज्य का प्रवेश या गठन या फिर सीमाओं में परिवर्तन होता है, उस स्थिति में अनुच्छेद 3 होता है। अगला क्वेश्चन की बात, संविधान द्वारा जो है अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद। और अनुसूची की बात करें 8 अनुसूची हो जाएगा। और भाषा कितना था? प्रारंभ में 14 भाषा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, संविधान सभा का चुनाव जो है किस आधार पर हुआ था? हाँ, मतलब संविधान सभा का चुनाव जो वो वर्गीय मताधिकार के आधार पे हुआ था, ठीक है। और जनसंख्या बोला जाए तो एक प्रतिनिधि पे जो है 10 लाख पर एक प्रतिनिधि था, ठीक है। और बताइए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन उसी प्रथम बैठक के साथ साथ ही शुरू हो गया था। और प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, जिन्हें उसके जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था, मनोनीत किया गया था? संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में किन्हें मनोनीत किया गया था? गलत हो जाएगा। अब सीधा सीधा ये सभी लोग को पता है कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष पूछा जाता है तो HC मुखर्जी होते हैं, हरीश चंद्र मुखर्जी को बोला जाता है संविधान सभा का, ठीक है, और नहीं मतलब उपाध्यक्ष सीधा में। अगर संविधान सभा का अस्थायी उपाध्यक्ष की बात आ जाएगा तो फ्रैंक एंथोनी को जो है संविधान सभा का अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में जो है मनोनीत किया गया था। और किस व्यक्ति के द्वारा मनोनीत किया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है मनोनीत किया गया था। हाँ, हाँ, फिर आगे चल के जो है फिर ये अस्थायी उपाध्यक्ष हो गया। फिर अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में जो है किन्हें नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जो कि 11 दिसंबर 1946 को। फिर अगला बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर को ही उद्देश्य प्रस्ताव को जो है किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पेश किया गया था संविधान सभा में। और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति यानी जो है कब प्रदान किया गया था? 22 जनवरी 1947 को जो है
22 जनवरी 1947 को जो है प्रस्तावना को या फिर इसको स्वीकृति मिला था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का जो है सॉलिसिटर जनरल जो होता है ये कैसा पद होता है? भारत सॉलिसिटर जनरल एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। सॉलिसिटर जनरल जो होता है एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? तो लेखा परीक्षक का जो नियंत्रण जो किसके व्यय पर, किसके खर्च पे कंट्रोल करना होता है? तो ये कार्यपालिका के खर्च पे जो है कंट्रोल करना होता है। अगला क्वेश्चन देख, भारत के केंद्रीय स्तर पर जो है लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में रखा जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि क्या बोलते हैं, कैग बोलते हैं, और किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? 148। और किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग ये कैग की जवाबदेही रहती है, जिम्मेदारी रहती है कि जो भी खर्च जो हो उसको व्यय को जो है कंट्रोल करना या फिर जो है लेखा परीक्षण या लेखांकन जो है इस पे नियंत्रण रखना, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? तो अनुच्छेद 149। 148 में इसका पद है और 149 में इसकी शक्ति है जिसके तहत जो है कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन जो है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो है उम्र जो है यानी सेवानिवृत्ति की आयु जो है कितना वर्ष होता है? तो 665 होगा। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन यहीं पर होता है, कभी 565 हो जाता है, कभी 665 होता है, ठीक है। इसलिए तो जो है कैग का जो हो जाएगा कब? 665 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो है किस प्रकार से जो है पद मुक्त किया जाता है यानी पद से हटाया जाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह जो है, जैसे उच्च न्यायालय को न्यायाधीश को हटाते हैं उसी तरह से, और हटाने का इसका क्या होता है? तो दोनों सदनों से जो है 2/3 सदस्य का प्रस्ताव पारित होता है, तब जाके जो है उच्च न्यायालय के जैसे मुख्य न्यायाधीश हटते हैं, जैसे उच्च उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जैसे हटाते हैं, तो संसद के दोनों सदनों से जो है प्रस्ताव पारित होता है। उसके कितना सदस्य? 2/3 यानी 2/3 सदस्य यदि कर देते हैं तो उस स्थिति में कैग को भी उस पद से हटाया जा सकता है। और यही सेम प्रक्रिया होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो है सेवानिवृत्ति की आयु कितना होता है? 65 होता है। अगला क्वेश्चन, किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? वित्त आयोग का अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में क्या वित्त आयोग चल रहा है? 15वीं वित्त आयोग, और इसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। और इसी तरह से ऐसे कौन से थे जो कैग से मतलब रिटायर्ड थे और उन्हें जो है वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो गलती हो गया, AK चंदा हो जाएंगे। AK चंदा शायद ये चौथा अर्थ है शायद, ठीक है, ध्यान में नहीं है, ठीक है। AK चंदा को जो है ये बनाया गया था जो कि कैग से रिटायर्ड थे और इन्हें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है अपना प्रतिवेदन किसे देता है? तो वो राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? जैसे कि आप जानते हैं तो लोक लेखा समिति, और लोक लेखा समिति को ही अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। मितव्ययता का मतलब होता है कंजूसी, हाँ मतलब क्या बता, हाँ वही। और इसके जो है अध्यक्ष जो होते हैं वो विपक्ष के सदस्य होते हैं। इस कारण से जो है लोक लेखा समिति जो है वो जो कैग का रिपोर्ट होता है उसकी जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति करता है। और लोक लेखा समिति को अस्थायी मितव्ययता यानी कि जहाँ पे यदि कोई गलत खर्च है तो उस चीज़ को कंट्रोल करेगा कि ये खर्च आपने क्यों किया। ये किसका जवाबदेही होता है? लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा, और एक प्राक्कलन समिति होता है जिसमें कितना सदस्य? टोटल 30 होता है, जो 30 का 30 किससे? लोकसभा से ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस द्वीप को जो है प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है? हवाई द्वीप को जाना जाता है, ठीक। बताइए, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है लेह मनाली मार्ग है, ये मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो रोहतांग दर्रा हो जाएगा। रोहतांग दर्रा, बात करते हैं रोहतांग दर्रा किस राज्य में पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा दर्रा बताइए किस राज्य में पड़ता है? फिर फंस गए। बारालाचा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। रोहतांग, बारालाचा और सिपकिला, ठीक है, तीनों याद रखिएगा। एक वर्ड भी हम बताए थे पहले, जो बरोसी वर्ड से जो है, ब से बारालाचा, रो से रोहतांग और सी से सिपकिला दर्रा, ये तीनों वर्ड आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सिपकिला, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। नाथुला दर्रा सिक्किम है। और जेलेपला दर्रा कहाँ है? जोजिला दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। जोजिला लद्दाख में अब पड़ता है, नया वाले में यदि देखिएगा तो वो लद्दाख कर दिया है जो, ठीक है। तो जोजिला दर्रा जो है लद्दाख में पड़ता है। और जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो श्रीनगर को लद्दाख लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। देखिए, याद करने का तरीका भी हम बताए थे, जो श्री लेह, ठीक है, मतलब लेह समझते हैं ना, जो से जोजिला हो जाएगा, और श्री मतलब श्रीनगर हो जाएगा, और लेह
लेह को जोड़ता है। जो श्री लेह यानी अब याद करने के लिए हम बना सकते हैं, बट आगे चल के अपने आप ट्रिक गायब हो जाएगा, याद रह जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है, तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम जोजिला दर्रा करता है। इस बताइएगा अगला क्वेश्चन, भारत का जो है कुल वनों का लगभग कितना प्रतिशत वन जो है वो शीतोष्ण वन है? 7% वन जो है वो शीतोष्ण वन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? 5 दिवस है, जो कि कब से? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्म दिवस के रूप में? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। और ये भी जान लीजिए स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है हुआ कब था? सब लोग फंस गए हैं। जब देखिए हम जान रहे हैं कुछ महापुरुष है, अब ऐसा भी है जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनका घर किस गांव में जन्म हुआ था, यह सब एग्जाम में पूछ रहा है। तो समझ रहे हैं, थोड़ा सा अलर्ट होकर उस तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो जान लीजिए स्वामी विवेकानंद का जन्म की बात करें 1863, 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल कोलकाता में। ठीक है, 1863, हाँ कोलकाता, 1863 में इनका जन्म हुआ था। इसके साथ साथ इनकी मृत्यु की बात किया जाता है। इनकी मृत्यु कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का मृत्यु कब हुआ था? 1902 में। ठीक है, ठीक, क्या हुआ? 1902 में इनकी मृत्यु हो गया था। और इसके साथ साथ ही अब आगे पूछा जाता है कि हम राष्ट्रीय दिवस जो यानी राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद की स्मृति मनाते हैं, ये भारत सरकार का फैसला जो है कब लिया गया था कि अब से जो है हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाएंगे? 1984। ठीक है, जान लीजिए 1984 में ये निर्णय लिया गया था भारत सरकार के द्वारा कि राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो है कब से जो मनाएंगे? अब इस 1984 में, अब 1984 के एक साल बाद 1985 से जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाने लगा। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर क्यामी जयंती पर जो है भारत सरकार के द्वारा 150 रुपया का सिक्का जारी किया गया था। तो 150वां जयंती था, 150वां जन्म दिवस के अवसर पर, जो कब मनाया गया था? 2012 में। ठीक है, 2012 में मनाया गया था 150वां जयंती, जिस अवसर पर जो है 150 रुपया का सिक्का भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था। यानी इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो इतना काफ़ी है, और कुछ एक्स्ट्रा आता है तो वो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। फिर कुछ ये पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जो है विश्व धर्म सम्मेलन यानी धार्मिक सम्मेलन में जो है भाग लिए थे, जो कि कहाँ में? 1893 में। कहाँ में? शिकागो में। ठीक है, शिकागो में भाग लिए थे। और देखिए हम सीधा इतना जान लीजिए कि 30 वर्ष की अवस्था में जो है शिकागो में भाग लिए थे। ये सभी लोग को याद होगा 1893 में जो है जो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, लेकिन तो ये समझ लीजिए कि 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष बैक कीजिएगा तो 63 और 30 93 होता है ना। ठीक है, तो 1863 में जन्म हुआ था। और 1863 में ये भी ध्यान रखिएगा कि रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था? 1863 में हुआ था। किसके द्वारा? हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा हुआ था। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा होता है। तो चीज़ों को रिलेट कर करके ध्यान रखिएगा, हमेशा परमानेंट ध्यान रहेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ओजोन परत जो है पृथ्वी से करीब कितना ऊंचाई तक? तो 20 किलोमीटर। ठीक है, ऊंचाई पर है 20 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। बताइएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें 1972 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? तो 1980 में जो है वन संरक्षण अधिनियम आया था। ठीक, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1986 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, भारत में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या होता है? तो सौर विकिरण के जो है अवरक्त अंश को जो है अवशोषित करते रहता है। यानी तापमान जो आप जानते हैं कि जो है वायुमंडल का तापमान यदि बढ़ रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? सूर्य से जो विकिरण जो आता है उसको अवशोषित कर लेता है, और इसलिए जो है तापमान निरंतर तापमान में जो है धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। अगला क्वेश्चन बताएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को जो है ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? टॉर्नेडो कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को जो है ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? टॉर्नेडो कहा जाता है। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर जो है वो बद्रीनाथ है। ये बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है बद्रीनाथ। और जो है अलकनंदा और पिंडार के मिलन स्थल को कौन सा? अलकनंदा पिंडार की बात कर रहे हैं।
तो अलकनंदा और पिंडार मिलता है तो कर्ण प्रयाग बनता है। और रुद्र प्रयाग में किसका किसका मिलन होता है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी का मिलन जो है रुद्र प्रयाग होता है। इसके बाद अलकनंदा और भागीरथी के मिलन स्थान को देव प्रयाग कहा जाता है। और एक बच गया कि धौली गंगा और अलकनंदा के तो ठीक है विष्णु प्रयाग कहा जाता है उसे, ठीक है। धौली गंगा और अलकनंदा के मिलन स्थान को विष्णु प्रयाग। और एक और है कोई छोटा, हाँ देव प्रयाग में बनता है। तो भाग ऐलन देव यानी भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलता है वो देव प्रयाग होता है, ठीक है। और ये पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन भी उतना ही ज्यादा होता है शुरुआत में, सभी लोग के साथ होता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तट जो होता है वो क्या कहलाता है? तो गोलकुंडा तट कहलाता है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तट को जो है गोलकुंडा तट कहलाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, और जो है उड़ीसा के तट को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी सरकार तट के जो है उड़ीसा के तट को जाना जाता है। और जो है रोहा से मंगलोर तक के तट जो है वो कोंकण तट कहलाता है, ठीक है। यानी कर्नाटक गोवा का जो तट होता है वो जो है कोंकण तट कहलाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, महाराष्ट्र पर आ जाता है। अगला बताएगा, चिली तथा पेरू के तट के सहारे चलने वाले शीतल हवाएं जो है वो कौन सी हवाएं चलती हैं? हमबोल्ट हो जाएगा। हमबोल्ट की धाराएं जो है ये कैसी धारा हवाएं हैं? हमबोल्ट की ठंडी हो जाएगा, शीत बोले तो ठंडी धारा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताएगा, किसने जो है सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो वाल्टर जी रोजन के द्वारा जो है बायोडायवर्सिटी शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करें, विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले जो है प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्रमाणित करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये वैज्ञानिक का इनका नाम था स्टैनले, ठीक है। और स्टैनली जलप्रपात भी है एक कि स्टैनली नदी है, स्टैनली जलप्रपात है, कांगो नदी, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताए, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा होता है? ठीक है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा जो हो जाएगा वो सूर्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, सूर्य के बाद जो है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। और प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है यह किस समूह का तारा है? तो अल्फा सेंचुरी का तारा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका महादेश में जो है मुख्य रूप से कौन सी प्रजातियां निवास करती है? तो ये क्वेश्चन सभी लोग पढ़े हुएगा। जो रेड इंडियन और निग्रो प्रजाति जो है ये किस देश में? तो उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य से केंद्र से होकर गुजरती है इसे क्या कहा जाता है? तो एप्साइड रेखा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है, उपसौरिक एवं अपसौरिक दोनों को मिलाने का जो काम करती है उस रेखा को एप्साइड रेखा कहा जाता है। और इसके साथ साथ उपसौर जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो उपसौर की बात करेंगे 3 जनवरी हो जाएगा। और अपसौर की बात करेंगे 4 जुलाई हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी कंफ्यूजन स्टार्टिंग में बहुत लोगों को होता होगा कि 3 जनवरी को उपसौर होगा या अपसौर होगा। तो ध्यान रखिएगा, हम 3 को लिखते हैं ना, तो 3 को जैसे ऊ लिखते हैं, जैसे 3 को 3 लिखते हैं वैसे ही ऊ लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह ध्यान रखिएगा, 3 डेट याद रहता है सभी लोग को, 3 जनवरी या 4 जुलाई, ठीक है। लेकिन ये कन्फ्यूजन होता है, तो 3 की तरह होता है उत्तरी, उसी तरह यानी उपसौर 3 जनवरी हो जाएगा। अपसौर और मतलब ऐसे अधिक भी होता है, ऑफर अधिक भी होता है, यानी अधिक की बात करेंगे तो जो कि 4 जुलाई हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है भारत का जो है उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है कितना किलोमीटर है? ठीक है कि 29, 33 या 32, 14? देखिए हम जान रहे 32, 14 सही है। और ये ध्यान, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, कैसे ध्यान, वही सेम चीज करना, उत्तर से दक्षिण बोले ना, तो देखिए 3 है, 3 को ऊ के तरह ही लिखते हैं उत्तर से, इसीलिए 3 2 1 4 ये पता रहता है 32 14 होगा। और ये याद करने का क्रम भी है 3 2 1 4, वही 32 14 होता है जो उत्तर से दक्षिण हो जाता है। फिर पूरब से पश्चिम का विस्तार बताइएगा, तो 29 33 होता है, 2 9 3 3 होता है, ठीक है। और 29 33 जो है पूरब से पश्चिम। भारत का जो है विस्तार बताइएगा, यानी कुल क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है? ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और इसमें से कहा जाए, फिर आगे एक क्वेश्चन बनता है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है कितना किलोमीटर?
12,714 ये ध्रुवीय व्यास है। विषुवतरेखीय व्यास 12,756, 12,756, 12,714 और दोनों के बीच का डिफरेंस 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर है। 43 भी देता है, वैसे 42 ही समझ लीजिए, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 42 किलोमीटर हो जाएगा। और इसमें भी है कि विषुवतरेखीय ध्रुवीय में ये कंफ्यूजन होता है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो ऐसे समझ सकते हैं, ध्रुव होगा तो ध्रुव तो छोटा ही होगा ना, कभी भी होगा तो, ठीक है। विषुवतरेखीय बड़ा होगा, बट फिर भी बड़ा भी होगा तो विषुवतरेखीय लिखते भी हैं तो वो भी बड़ा लिखाता है। ध्रुवीय लिखते हैं तो छोटा होता है ना, तो ध्रुवीय वाला छोटा हो जाएगा 12,714 और विषुवतरेखीय हो जाएगा 12,756 यानी 12,756। अगला क्वेश्चन बताएगा, भारत में जो जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में महान विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? 1921 को जो है महान विभाजक वर्ष और 1951 में लघु विभाजक वर्ष, यानी जनसंख्या का लघु विभाजक 1951 और महान विभाजक 1921 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निर्धनता के दुष्चक्र की संकल्पना जो है किस अर्थशास्त्री का देन है? निर्धनता की दुष्चक्र की संकल्पना जो है किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया है? तो रेगनर फ्रिक्स हो जाएगा, रेगनर नॉक्स के द्वारा दिया गया है। रेगनर नॉक्स के द्वारा जो है निर्धनता का दुष्चक्र का सिद्धांत दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो अम्लीय मृदा को जो सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं। इसमें चूना गलत लिखा हुआ है। जिप्सम का प्रयोग अम्लीय मृदा को सुधारने में करते हैं और चूना का प्रयोग क्षारीय मृदा को सुधारने में करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और कल वाला परसों शायद नोट्स जो मिला होगा टेलीग्राम पे देखे होइएगा, उस नोट्स में भी ये क्वेश्चन था। एक ही चीज कैसे होता है? होता है दोनों, तो फिर यही तो इसी में बताइए, जिप्सम का सूत्र बता दीजिए। CaSO4 और 2 हाफ H2O या 2H2O। जिप्सम पूछे हैं हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं पूछे हैं, ध्यान रखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधे रहता है, पूरा पानी रहेगा तो जमेगा कैसे, हिल जाएगा वो, सीधा समझ लीजिएगा। देखिए लॉजिक से याद रखना है हमको, ठीक है। तो इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा यानी कि हाफ H2O हो जाएगा, CaSO4 हाफ H2O। और जिप्सम की यदि बात हो जाएगा तो CaSO4 2H2O हो जाएगा, ठीक है। या इसका एक दूसरा फॉर्मूला बनता है कि इधर से 2 को हाफ जैसे है उधर 2 काट को आगे में लगा देते हैं, ठीक है, हाँ, तो वो अलग होता है। बट ऐसे कोई इशू नहीं है, सीधा याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा, जिप्सम CaSO4 2H2O हो जाएगा, ठीक है। H2O का मतलब क्या हुआ? जल, ठीक है, सीधा समझिए। जिप्सम में 2 लीटर जल, सीधा सीधा वही है, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ हो जाता है, हाफ H2O। अगला बताइएगा, सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने जो है सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस नामों का जो है तुलना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया है? सर विलियम जोन्स के द्वारा। और सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1784 में जो है सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन 1739 में जो है भारत की राजधानी दिल्ली पर जो है किसका आक्रमण हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में। अब ये बनता है क्वेश्चन कि नादिर शाह के आक्रमण के काल में दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा हुआ था, यानी उस समय मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह के शासन काल में जो है नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। और ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो है शाहजहां के द्वारा जो तख्ते ताउस का निर्माण किया गया था, जो मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था, उस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। और वो तख्ते ताउस को लूट के जो है कौन लेके चला गया था? नादिर शाह लेके चला गया था, ठीक है। क्या हाँ, तो हम क्या बोले, मयूर सिंहासन बोल रहे हैं, ठीक है। और कोहिनूर हीरा जो ये जब क्वेश्चन किए तो ये पूछा जाता है कि शाहजहां को जो है कोहिनूर हीरा किसके द्वारा भेंट किया गया था? मीर जुमला के द्वारा जो है भेंट किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, अबू रेहान जो है ये किस प्रसिद्ध इतिहासकार का जो है प्रसिद्ध नाम है? तो अल बरूनी का है। अबू रेहान जो है किस इतिहासकार का? तो अल बरूनी का है। अगला क्वेश्चन, अगर सीधा ऐसे बोलते अल बरूनी का जो है उपनाम क्या है, यानी तो अपने आप आ जाता अबू रेहान। अगला क्वेश्चन बताया, तुगलक वंश के प्रथम एवं अंतिम शासक कौन कौन थे? यानी तुगलक वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक थे। और अंतिम शासक महमूद तुगलक हो जाएंगे। अंतिम शासक महमूद तुगलक हो जाएंगे। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुआ था?
1325 में हुआ था गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु। 1320 में तुगलक वंश का स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया। मात्र 5 वर्ष के बाद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी 1325 में। और फिर अगला शासक के रूप में कौन बैठता है? मोहम्मद बिन तुगलक बैठता है, जिसका बचपन का नाम जौना खां या जूना खां। और इसी की स्मृति में जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है आगे चल के जौनपुर नामक नगर का जो है स्थापना किया जाता है। ठीक है। और अटाला मस्जिद जो है कहाँ में है? जौनपुर में है ना। अटाला मस्जिद जौनपुर में है, जो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जो सरकी शासक था, जिसका नाम इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा जो है जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण किया गया था। और ये जौनपुर शहर स्थापित किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके स्मृति में किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में, यानी इन्हीं का बचपन का नाम जौना खां था। ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे कब से कब तक रहे हैं? 1325 से लेकर 1351 तक। और 1351 में इनकी मृत्यु हो जाती है थट्टा के पास। ठीक है। और उसी समय जो है फिरोज शाह तुगलक जो है एक बार राज्याभिषेक पहले थट्टा में करवाता है, दूसरी बार आगरा में करवाता है। ठीक है। 2 बार राज्याभिषेक, यानी जो कहा दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। और मुगल शासक में औरंगजेब होगा, जिसका 2 बार हुआ था। पहली बार औरंगजेब का राज्याभिषेक जो है किस युद्ध के बाद हुआ था? पहली बार औरंगजेब का जो राज्याभिषेक हुआ था किस युद्ध के बाद हुआ था? तो पहली बार सामूगढ़ के युद्ध के बाद हुआ था, जो 1658 में हुआ था। और दूसरी बार जो है देवराय का युद्ध के बाद जो है 1659 में जो है दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ था। पहली बार राज्याभिषेक आगरा में और दूसरी बार दिल्ली में। 2 से दूसरी, 2 से देवराय, 2 से दिल्ली। ठीक है। यानी दूसरी बार जो है देवराय के युद्ध के बाद जो है, यानी कहा जाता है देवरा नहीं समझिएगा, देवरा का युद्ध कब हुआ था? इसी में देवराई जब बोल रहे हैं तो वो देवराई है। और एक देवरा का युद्ध है जो हुमायूं द्वारा लड़ा गया है, जो 1531 में लड़ा गया है। देवरा का युद्ध 1531 में हुमायूं के द्वारा लड़ा गया है। और ये देवराई का युद्ध जो है शाहजहां के जीवन काल में उत्तराधिकार की लड़ाई हुआ था। जो शाहजहां के जीवन काल में उत्तराधिकार की 4 लड़ाई हुआ था। 4 लड़ाई में से अंतिम का 2 लड़ाई है, जिस लड़ाई में के बाद जो है औरंगजेब के द्वारा राज्याभिषेक करवाया गया था। तो चारों लड़ाई को एक बार सुन लीजिएगा। पहला 1657 से स्टार्ट हो जाता है। पहला लड़ाई की बात करते हैं बहादुरपुर का युद्ध हो जाएगा, दूसरा धर्मठ का युद्ध, तीसरा सामूगढ़ का युद्ध और चौथा देवराय का युद्ध। तो अंतिम का 2 जो बचता है, यानी सामूगढ़ का युद्ध और देवराय का युद्ध। तो 2 बार राज्याभिषेक करवाया, पहला बार सामूगढ़ के बाद, दूसरी बार देवराय के बाद करवाया। और इधर बता रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो ये जो है 1351 की मृत्यु हो गई थी। और फिरोज शाह तुगलक फिर कब से कब तक रहा? 1351 से लेके 88 तक जो है। ठीक है। 88 तक जो है फिरोज शाह तुगलक रहा है गद्दी पे, 1351 से 1388। अगला क्वेश्चन बताइए जो है, किस वेद में जो है पिप्पलाद एवं शौनक नामक 2 शाखाएं का वर्णन है? यानी शाखाएं हैं। अथर्ववेद का जो है, अथर्ववेद का जो है 2 शाखाएं के बारे में पिप्पलाद एवं शौनक जो है अथर्ववेद का है। अगला क्वेश्चन बताएगा, बौद्ध धर्म की किस शाखा ने जो है शाकाहार यानी शाकाहारी पर जो है जोर दिया था, यानी वेजिटेरियन को बढ़ावा दिया था? तो महायान शाखा हो जाएगा, महायान शाखा हो जाएगा। बताइए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति अनिवार्य है? तो 50 सदस्य की सहमति जो है अनिवार्य है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। अगला क्वेश्चन बताएगा, संविधान के अनुच्छेद 51 के ए के अनुसार जो है वातावरण को सुरक्षित रखने व सुधारने का कर्तव्य जो है किसका है? तो प्रत्येक नागरिक का है। आप जो है वातावरण को सुरक्षित या सुधार सकते हैं। यदि कोई पॉल्यूशन फैला रहे हैं यानी पॉल्यूटेड कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं, मना कर सकते हैं। ये अधिकार जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो है ये आपका परम कर्तव्य दायित्व है? अनुच्छेद 51 के ए के अकॉर्डिंग, जो कि मौलिक कर्तव्य के अकॉर्डिंग आता है। जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितना? 11। और जो है मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या एको को नहीं था, 10 करते हैं। मूल संविधान में कितना था? 1 भी नहीं था। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना था? 0 था। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब ये क्वेश्चन बनता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा यानी सरदार स्वर्ण सिंह के द्वारा जो है कुल कितने मौलिक कर्तव्यों को स्थापित करने का श्रेय दिया गया, यानी उनके सुझाव दिया गया था? तो 10 का जो है सुझाव उनके द्वारा दिया गया था, 1 बाद में जोड़ा गया था। तो नहीं, तब गलत हो गया, आप गलत है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव मात्र 8 कर्तव्य था, मात्र 8 कर्तव्य था। और जिस समय जोड़ा गया था जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, उसमें 10 को जोड़ा गया था। ऐसा कोई जरूरत नहीं कि कोई आदमी 8 का सुझाव देंगे और बाद में जब सहमति जाहिर होती है तब ना होता है, उसमें 2-3 बढ़ भी सकता है।
तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मात्र 8 कर्तव्य का था सुझाव और 2 बाद में जोड़ के 10 कर दिया गया और अंतिम में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा को अधिकार को जो है मौलिक कर्तव्य बनाया गया, जो कि अनुच्छेद 45 में अनुच्छेद 45 में संशोधन करके अनुच्छेद 21 के क को जोड़ा गया था कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो है शिक्षा अनिवार्य है, जिसको हम आंगनबाड़ी कहते हैं। आंगनबाड़ी में जो होता है वही, इसलिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 8 का, वर्तमान में 11 है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार है, ठीक है। और ये संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, इससे पहले ये जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, जो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग था? तो 19 का F होता था, 19 का F हो जाएगा, F में संपत्ति था, ठीक है। और इसके आगे की बात यदि करें तो 19 का F और ये संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस अनुच्छेद में है? 300 के क में है। और इसके साथ साथ छोड़ दीजिए, बहुत देर से नहीं हो रहा था क्या? बताइएगा, किस राज्य की जो है विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया गया है? किस राज्य की विधानसभा ने जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया है? तो वो त्रिपुरा राज्य है, ठीक है। 10-15 ही क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, करंट जल्दी उसे पता नहीं चलता है स्पीडी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो है किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है, जो कि सितंबर 2022 का है, ठीक है। जो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? ये स्वेला ब्रेवरमैन है, स्वेला ब्रेवरमैन है। स्वेला ब्रेवरमैन को जो है, यानी कहने का मतलब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो स्वेला ब्रेवरमैन को किया गया है। अगला क्वेश्चन बताएगा, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए इसमें भी कंफ्यूजन होता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस, और 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व जो है किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में डुडोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर जो है अस्ताना कर दिया है? फिर से अस्ताना कर दिया है, तो काजाकिस्तान हो जाएगा। पहले इसका राजधानी नहीं, कजाकिस्तान की राजधानी पहले कहाँ था? नू संतारा उसका है, इंडोनेशिया की राजधानी नू संतारा है। इसका नू सुल्तान था, और उसको करके जो है फिर से क्या कर दिया है? अस्ताना कर दिया है। अगला क्वेश्चन बताएगा, ICC T20 जो है बल्लेबाजी रैंकिंग में जो है कौन सा खिलाड़ी जो है शीर्ष स्थान पर रहे हैं? तो मोहम्मद रिजवान हो जाएगा। ICC T20 में पूछ रहे हैं, ICC T20 में जो है फर्स्ट में बल्लेबाजी रैंकिंग में जो है कौन सा? सितंबर का ही पूछ रहे हैं हम, सितंबर 2022 का पूछ रहे हैं। अब 23 में नहीं आई है, 23 में वो तो 22 में हुआ था। अच्छा, साल में T20 एक के बार ना होता है? रैंकिंग 2 बार कैसे करेगा? एक ही होगा। मंथली क्या हुआ? वही ना, तो अगला आएगा जून जुलाई में आएगा, 23 में आएगा वो। ये तो 22 का सही तो है, ठीक है। ये मोहम्मद रिजवान जो हो जाएंगे, मोहम्मद रिजवान जो है ये फर्स्ट स्थान पे बल्लेबाजी में थे ICC T20 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए जो है NCC ने किसके साथ समझौता किया? गलत हो जाएगा। प्लास्टिक पॉल्यूशन को समाप्त करने के लिए जो है NCC के द्वारा जो किसके साथ समझौता किया गया है? तो UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है, ठीक है, जिसके साथ जो है समझौता किया गया है। और UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या के नैरोबी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सरकार ने जो है PM केयर्स फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया है? तो रतन टाटा को जो है PM केयर्स फंड का ट्रस्टी किसे नियुक्त किया है? रतन टाटा को किया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नॉर्थ चैनल को जो है पार करके, यानी उत्तरी चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? यानी नॉर्थ चैनल को पार करके जो है सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं पार करने वाले? तो एल्विस अली हजारिका बने हैं। एल्विस अली हजारिका, सीधा समझिएगा, 1000 रुपया का नोट सबसे ज्यादा, ठीक है,
सीधा समझिएगा तो उससे रिलेट करके आप टिक कर सकते हैं, इतना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए जो है किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? उच्च रक्तचाप को जो है नियंत्रण के लिए जो पहल के लिए जो है किस देश ने जो है पुरस्कार जीता है? तो भारत है, अपना भारत हो जाएगा जो संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा के रूप में जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने में जो है महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा में जो है महिला विधायकों के लिए जो है एक दिन आरक्षित किया गया है, रिजर्व रहेगा। अगला क्वेश्चन जो है 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है कौन सा देश करेगा? 23 में जो है दक्षिण अफ्रीका करेगा, क्योंकि इससे पहले जो है यानी हाँ चाइना किया था, और ब्रिक्स का अच्छा वर्ड के अकॉर्डिंग ही चलता है, तो सी के बाद एस आ जाएगा, ब्रिक्स यानी साउथ अफ्रीका जो है दक्षिण अफ्रीका करेगा 23 वाला। अगला क्वेश्चन जो है हमर बेटी हमर मान जो है ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? किस राज्य के सरकार के द्वारा जो हमर बेटी हमर अभियान जो है शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, बताइएगा अंत्योदय दिवस के रूप में जो है किस तिथि को मनाया जाता है? 25 सितंबर को जो है अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विभाजन विभाषिका दिवस के रूप में किस तिथि को? 14 अगस्त को विभाजन विभाषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जो है कौन सा दिवस मनाया गया है? पराक्रम दिवस जो है किस तिथि को? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। स्टॉप कर दीजिए।